हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक जो है उसका दूसरा नाम है दैट इज क्रश सिंड्रोम। यहाँ पे जो ये क्रश है वो हमारा किसी एक्टर के ऊपर, मॉडल के ऊपर, एक्ट्रेस के ऊपर, सिंगर के ऊपर नहीं है। यहाँ पे जो हमारा क्रश है वो क्रश इंजरी है, जिसका दूसरा नाम क्रश इंजरी सिंड्रोम या फिर रैबिडोमायोलाइसिस। रैबिडोमायोलाइसिस ये जो वर्ड है हमारा रैबिडोमायोलाइसिस, ये दो वर्ड से बना हुआ है। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं रैबिडोमायोलाइसिस, ठीक है, रैबिडो, ठीक है, कैसा पूरा नाम जो है बोलते बोलते मुंह भर जाता है, रैबिडोमायोलाइसिस। तो रैबिडो का मीनिंग नोट कीजिए सबसे पहले, दैट इज स्केलेटल, ठीक है। मायो आपको पता ही है मसल्स, लाइसिस मींस रप्चर, या फिर हमारे मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की डेथ जो है वो होना, उनके सेल्स की जो डेथ है, ठीक है। तो हमने अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स में हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल के सिस्टम के हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल सेल की, मान लो ये एक मसल सेल है, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है सार्कोलीमा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज रैबिडोमायोलाइसिस या क्रश सिंड्रोम, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बड़ा सिंपल सा कि अगर यहाँ पे हमारे स्केलेटल मसल्स का दो रीजंस के कारण, कौन कौन से कॉजेज हैं, एक तो ट्रोमैटिक और एक नॉन ट्रोमैटिक, ट्रोमैटिक एंड नॉन ट्रोमैटिक रीजंस के कारण जो है उनका डैमेज हो जाए, उनकी इंजरी हो जाए, मास लेवल पे एकदम से हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बड़े लेवल पे टूट जाएं, ठीक है जी। तो सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आ जाएगा। सबको पता है कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। जब भी सेल टूटेगा तो सारा मटेरियल कंटेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। तो दो कॉजेज कौन से हैं? सबसे पहले बात करें यहाँ पे ट्रोमैटिक, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रॉमा। तो सबसे पहले है क्रश इंजरी, एकदम से हमारे स्केलेटल मसल्स के ऊपर कोई हैवी वेट वाली जो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है वो गिर जाए। अर्थक्वेक आ जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई वेट गिर जाता है आपके पैर के ऊपर, ब्रिक गिर जाती है। बचपन में सबने चोट खाई होगी, तकरीबन जो हमारा हाथ है वो कई बार डोर में आया है, बड़ा पेन होता है। एक्सीडेंट हो जाए, बर्न को कौन नहीं जानता, जो 4 स्टेजेस ऑफ 4 डिग्रीज ऑफ बर्न है। तो यहाँ पे जैसे ही केमिकल, इलेक्ट्रिकल जो है हमारा बर्न, हॉट कोई ऑब्जेक्ट टच कर जाता है तो यहाँ पे जितने भी मसल्स हैं वो एकदम से हमारे जो है वो उनकी क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। कंप्रेशन, बहुत टाइट कोई जो है यहाँ पे कंप्रेस हो जाए, हमारा जो ये मसल्स हैं किसी चीज़ में फंस जाएं, कंप्रेस हो जाए, दबाव आ जाए ऊपर। कुछ लोग टाइट रिस्ट वॉच जो है बांधते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन। इमोबिलाइजेशन आपको पता ही है, सर्जरी के मामले में बेड रिडन पेशेंट जो है, फ्रैक्चर के जो पेशेंट हैं वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। और लास्ट है हाइपोक्सिया, किसी भी रीजन के कारण स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन जो है वो ना मिलना, राइट। तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर देते हैं, उसका नाम है सर्जरी। सर्जरी भी तो भाई साहब जब स्कैपल के साथ हमारे डॉक्टर जो हैं, सर्जन जो हैं, वो चीरा देते हैं, इंसीजन देते हैं, तो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, स्किन के मसल्स हैं नीचे पड़े हैं, या आर्म के मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, थाइज के मसल्स हैं, सारी बॉडी मसल्स के साथ कवर है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे मसल्स की इंजरी तो होती ही होती है। तो यहाँ पे क्रश इंजरी होना मसल्स की, कंप्रेशन, इमोबिलाइजेशन, हाइपोक्सिया के कारण, दिस कम्स अंडर ट्रोमैटिक कॉजेज। तो जब हम बात करते हैं नॉन ट्रोमैटिक कॉजेज के बारे में, तो यहाँ पे एटीपी का डिक्रीज होना, ठीक है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जो है स्टारवेशन पे है, भूख हड़ताल पे बैठा है, तो वहाँ पे एटीपी की जो कमी है वो हो जाएगी। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, खाने को मिल नहीं रहा, तो एटीपी यूज़ करेगी बॉडी। वैसे भी जब चोट लगती है तो रिपेयर करने के लिए बॉडी बहुत सारे एटीपी यूज़ करेगी, बट ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए
और वाइगरस एक्सरसाइज, पर्सन जिम में डंबल लगाते जा रहे हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, इसने किसकी कसम खा ली कि मैं जो है जी डंबल लगाते ही जाऊंगा, आज ही 15 मिनट में बॉडी जो है वो बना डालनी है। तब हमारे मसल्स की एकदम से ट्रेनिंग के कारण, एक्सेसिव एक्सर्शन के कारण इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेप्सिस इन्फेक्शन के कारण, कई सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे मसल्स की इंजरी कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन के कारण भी हमारे मसल के सेल जो हैं वो वीक पड़ जाएंगे, उनका डैमेज हो जाएगा, डैमेज होगा तो उनका कंटेंट बाहर आ जाएगा। सीजर्स जब भी आते हैं, झटके, दौरे पड़ना, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूज होती है। उसके बाद है सब्सटेंस अब्यूज में आ गया हमारा कोकीन वगैरह, जो कि यहाँ पे सेल इंजरी जो है वो कर सकता है। ठीक है जी, कॉजेस क्लियर हैं। अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ रहा है पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। हाइलाइटर ले लीजिए, डायरी नोट कर लीजिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, जैसे ही किसी भी रीजन के कारण यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं, ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाए, सार्कोलीमा, इसका क्या नाम होता है सेल मेम्ब्रेन का, सार्कोलीमा जो है वो यहाँ पे क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। ओके, तो हमारे सभी बॉडी के सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है एटीपी। तो एटीपी यहाँ पे जैसे बनेगा तो ये एटीपी कहाँ पे यूज होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एटीपी हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, नाम देखो क्या है, नाम में ही सीक्रेट छुपा हुआ है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। जो पंप हैं यहाँ पे, आपने नोकिया कंपनी का नाम सुना होगा, नोकिया, यानी कि सोडियम आउट, NO से याद रखना है, सोडियम क्या है यहाँ पे, आउट। कितने सोडियम, 3 सोडियम, 2 पोटाशियम यहाँ पे क्या है हमारे, इन, I से इन, 2 पोटाशियम जो है यहाँ पे इन, A से मतलब ATP। ठीक है, तो नोकिया से आपने याद रखना है 3 सोडियम आउट, 2 पोटाशियम इन बाय यूजिंग ATP। तो अगर यहाँ पे हमारा सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी साथ में डैमेज हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा, एटीपी नहीं बनेंगे, एटीपी नहीं बनेंगे तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो चैनल्स हैं, पंप जो हैं, वो काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे सेल्स के अंदर जो कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम चैनल भी यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल भी एटीपीएज के साथ चलते हैं, एटीपी यूज करते हैं, तो कैल्शियम सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा। मैंने अभी बताया ना, सोडियम आउट, सोडियम बाहर नहीं जाएगा, तो सोडियम को कौन प्यार करता है, सोडियम को वाटर प्यार करता है, तो वाटर जो है वो सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत बड़े लेवल पे सेल डैमेज होता भी है तो ये सारे कंटेंट कहाँ आ जाएंगे, सेल के बाहर आ जाएंगे, सेल के बाहर जो है सोडियम पोटाशियम ये सारे कंटेंट बाहर भी आ सकते हैं। अदरवाइज सोडियम बाहर जा नहीं पाएगा, फ्लूइड को अंदर जो है वो इकट्ठा करेगा। ठीक है, जिसके कारण सोडियम पोटाशियम एटीपीएस फेल हो जाते हैं, क्योंकि एटीपी बनता नहीं है, सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण अब उस एरिया में इंस्टेंट अडीमा जो है वो देखने को मिलता है। हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंडर अडीमा हो गया जी। अब कैल्शियम बाहर नहीं जा पा रहा, क्योंकि कैल्शियम के चैनल्स भी एटीपी के साथ चलते हैं, एटीपी बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो चुका है, इंजरी हो चुकी है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स की यहाँ पे इंजरी हो चुकी है, तो कैल्शियम जो है वो अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम अंदर इकट्ठा होगा, ये हमारा कैल्शियम इंक्रीज होने के बाद प्रोटीएज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा, प्रोटीएज एंजाइम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये प्रोटीएज एंजाइम और भी ज्यादा अब दुश्मन है, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और ज्यादा डैमेज, और ज्यादा एटीपी कम, और ज्यादा जो है यहाँ पे पंप का काम करना बंद। अब जो है हमारा सेल डैमेज होने के साथ पोटाशियम एकदम से, मान लो मेरी इस आर्म के ऊपर यहाँ पे बर्न हो जाए, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो नहीं होने वाला, यहाँ पे बर्न हो जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स डैमेज होने के बाद, मसल सेल डैमेज होने के बाद पोटाशियम जो है वो एकदम से बाहर आ जाएगा। और हमारे जो मसल सेल्स हैं उनके अंदर एक चीज, एक प्रोटीन और भी प्रेजेंट है, जिसका नाम है हमारा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी,
जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरबीसी, आरबीसी के अंदर कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हमारी मायोग्लोबिन जो है वो बाहर आ जाएगी। बाहर कहाँ पे आएगी, प्लाज्मा में। पोटाशियम कहाँ आएगा, प्लाज्मा में। ओके, तो ये मायोग्लोबिन एंड पोटाशियम बाहर आने के बाद कहाँ जाएंगे, ये हमारे जाएंगे किडनीज में और हार्ट के अंदर। ठीक है, तो पोटाशियम सबको पता है हार्ट का सीधा सीधा जो है डिसरिदमिया यहाँ पे कर सकता है। पोटाशियम जो है इसका इंक्रीज्ड लेवल, हाइपरकैलीमिया जो है वो हार्ट के लिए ठीक नहीं है, अरिदमिया यहाँ पे डिसरिदमिया हो सकता है। मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये रीनल डैमेज यहाँ पे कर सकती है, किडनी को डैमेज जो है यहाँ पे कर देगी। इसी के साथ लैक्टिक एसिड लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। क्रेटिनिन लेवल जो है, क्रेटिनिन सबको पता है कि मसल्स की वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। 3 to 5% जो है ये लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम आगे, तो इस डिजीज को डायग्नोज कैसे करते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे कॉजेज के साथ ही इंट्रो की और पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि पोटाशियम बढ़ चुका है, हार्ट के लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ पे वाइड QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो नजर आएगा। ECG का जो ये हमारा QRS कॉम्प्लेक्स होता है, QRS, ये जो है इसकी लेंथ, इसके बीच में गैप जो है वो वाइड हो जाएगा। पोटाशियम लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आते ही इंक्रीज। जैसे ही पेशेंट ने लैब टेस्ट करवाए तो यहाँ पे पोटाशियम क्या लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। कोका कोला कलर जो यूरिन का आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में, MCQ नॉर्सेट में, और यहाँ पे हमारे दैट इज NCLEX RN में ये यूरिन एनालिसिस के अंडर जो है चेक करना होता है कि कोका कोला या ब्राउन कलर यूरिन क्यों आ रहा है। क्योंकि मायोग्लोबिन जो है इसको फिल्टर करने का काम कौन कर रही है, किडनी। तो किडनी का यहाँ पे जो वर्कलोड है वो बढ़ेगा और प्रोसेसिंग के बाद कोका कोला या ब्राउन कलर, टी कलर जो यूरिन है वो हमने यहाँ पे असेस करना होता है। तो उसके बाद है क्रेटिनिन काइनेज का लेवल जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि ये एक हमारे मसल का एंजाइम है। ये क्या है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट एक एंजाइम का नाम है क्रेटिनिन काइनेज, तो उसका लेवल भी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा दैट इज कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि सीधा सीधा पेशेंट आके क्रश सिंड्रोम, क्रश इंजरी सिंड्रोम, रैबिडोमायोलाइसिस के अंडर कौन से सिम्टम्स यहाँ पे, ट्रायंगल जो है, ट्रायड है, ट्रायड का मतलब होता है ट्रायंगल, तो ऑब्वियस है मसल वीकनेस आएगी, तो यहाँ पे फटीग जो है वो देखने को मिलेगी। वैसे भी उस एरिया में ATP कम बन रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लूकोज की कमी के कारण, ATP की कमी के कारण फटीग यहाँ पे सीधा सीधा सिम्टम जो है वो देखने को मिलेगा। माइल्जिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। मसल पेन, माइल्जिया के साथ ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, मसल पेन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही माइल्जिया के साथ नोट कर लीजिए नोजिया वॉमिटिंग, हमारा फेवरेट नोजिया वॉमिटिंग आपने भूलना नहीं है। फीवर, डिस्पेप्सिया, बर्पिंग की प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को आ सकती है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मसल पेन तो होगा ही होगा, क्योंकि नर्व एंडिंग्स मसल्स के पास ही हैं, वो पेन को स्टिमुलेट करेंगी, पोटाशियम के प्रति सेंसिटिव है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं इंक्रीज्ड मायोग्लोबिन लेवल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसके कारण कोका कोला ब्राउन टी कलर जो यूरिन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये अक्यूट रीनल फेलियर भी जो है वो यहाँ पे हो सकती है अगर हमारा पेशेंट सर्जरी से अक्यूट दैट इज बर्न जो है बहुत ज़्यादा इमोबिलाइज हाइपोक्सिक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है अक्यूट रीनल फेलियर आप पढ़ोगे। अक्यूट रीनल फेलियर में कॉजेज, उसमें इंक्रीज्ड मायोग्लोबिन, तो दिमाग में रखना है कि क्रश इंजरी के दौरान ही मायोग्लोबिन जो है इंक्रीज होती है, मसल डिसऑर्डर्स के दौरान इंक्रीज होती है। सो हमने अभी डिस्कस किया अबाउट दी कॉजेज, पैथो एंड डायग्नोसिस इंक्लूडिंग साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर हमारे इस पेशेंट को हम क्या जो है यहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे और क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। ऑल राइट, तो जब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हमारा IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में हम नॉर्मली नॉर्मल सलाइन NS
रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज 5% जो है वो यहाँ पे एटीपी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मल सलाइन जो है यहाँ पे अनक्रीज्ड जो हमारी यहाँ पे पोटाशियम लेवल है, जो क्रेटिनिन लेवल है, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए नॉर्मल सलाइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड नंबर पे बात करें इनटेक आउटपुट के अंडर, तो यहाँ पे हम पेशेंट का जो इनटेक एंड आउटपुट है वो ऑब्वियस है चेक करेंगे, जो कि 30 ml पर आवर जो है यहाँ पे होना चाहिए। अगर पेशेंट को यहाँ पे फॉलीज कैथेटर जो है वो डाली हुई है तो उसमें हमने इन्फेक्शन को जो है प्रिवेंट करना है। अभी मैंने बताया कि सेप्सिस के अंडर यहाँ पे रेबिडोमायोलाइसिस जो है वो फर्दर इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद ऑब्वियस है अगर इन्फेक्शन है, सेप्सिस है, तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स, पेन किलर जो है, एंटी इन्फ्लामेटरी एनसैड ड्रग जो है यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। और बात करें यहाँ पे हमारे दैट इज इंक्रीज्ड पोटाशियम लेवल की, तो इंक्रीज्ड पोटाशियम लेवल को बाइकार्बोनेट्स के साथ जो है वो यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाता है, बाइकार्बोनेट्स को। उसके बाद है अगर ये ऊपर वाले ट्रीटमेंट मोडालिटीज, ट्रीटमेंट जो हमारे सिस्टम है फेल कर जाएं, बात बनती ना नजर आए, तो हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस जो है यहाँ पे मशीन के द्वारा एक्स्ट्रा पोटाशियम को यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, एक्स्ट्रा मायोग्लोबिन को एक्सक्रीट आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और ऑब्वियस है पेशेंट को रेस्ट जो है वो यहाँ पे बोला जाता है हेल्थ एजुकेशन के अंडर, सो दैट स्केलेटल मसल्स जो हैं और ज़्यादा पोटाशियम रिलीज ना करें, मायोग्लोबिन जो है यहाँ पे रिलीज ना करें। सो आई होप कि ये जो टॉपिक है क्रश इंजरी सिंड्रोम, एनक्लेक्स RN नेक्स्ट जनरेशन, नॉरसेट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए, एम्स, PGI, BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग के, मेडिकल नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। हम आपके लिए रेगुलरली 4K फॉर्मेट पे हाई डेफिनेशन, हाई क्लैरिटी की वाली वीडियोस जो हैं अब से लेके आ रहे हैं। पैथोलॉजी के अंडर हमने काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी में अपडेट किया है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सो दैट अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सबको जो है वो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।